हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कोर्स और जो पहली यूनिट हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। उसमें से जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को पढ़नी है दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ना पूछा गया है ना कोर्स में दिया गया है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, ना पूछा गया है ना ही सिलेबस में दिया गया है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बात कर लीजिए जनरल स्ट्रक्चर की वो भी पूछा गया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की वो भी पूछा गया है। देन उसके बाद जो प्लास्टेड पूछा गया है दैट इज सब हेडिंग अंडर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ही अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल के ही अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिला, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे पिली। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं हमारी एक हेडिंग के अंदर दैट इज स्ट्रक्चर। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बैक्टीरिया से आते हैं। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन डायरेक्टली भी पूछा गया है और आपका पर जो है आपका बैक्टीरिया का नाम लेके भी पूछा गया है, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं बता रही हूँ। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया पूछे गए हैं। तो ये कहाँ से पूछे गए हैं? ये हेडिंग के अंदर आते हैं न्यूट्रिशन से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इन सबको डिवाइड किया गया है और उसके बारे में डायरेक्टली एक बैक्टीरिया उठा के यूपीएससी ने पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल दोनों होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्सुअल। ये समझ लीजिए 49% इंपॉर्टेंट है, तो ये 51% इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है हमारा, इसमें कॉन्जुगेशन, आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा का सारा हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2-3 बार। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जितना कहा जाए उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशन इन डेयरी, इन मेडिसिन, ये सब जब भी पूछा जाता है तो 90% चीजें जो कवर करता है वो हमारा बैक्टीरिया ही करता है। क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री की बात कर लें तो भी बैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भी इंपॉर्टेंस आता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये छोटा सा प्यारा सा जो हमारा है बैक्टीरिया, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया का जनरल सा है, ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन समझने लायक है कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया कैसा दिखता होगा। तो ऐसा दिखता है एक नॉर्मल बैक्टीरिया। सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जो स्टार्ट होती है वो सेल से ही होती है। जब तक सेल नहीं समझेंगे तब तक आगे कुछ समझना इम्पॉसिबल है। तो सेल 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आप कौन से प्रकार से बने हुए हैं? आपके जो सेल हैं वो बने हुए हैं यूकैरियोटिक टाइप के। प्लांट के किस हिसाब से बने हुए हैं? प्लांट के बने हैं यूकैरियोटिक के हिसाब से। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? प्रोकैरियोटिक में आते हैं हमारे बैक्टीरिया एंड आर्की। आर्की जो है हमारे, ये 2 आते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक में। आर्काई एंड बैक्टीरिया 2 प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स में आते हैं। क्या सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं? नहीं। क्या सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं? बिल्कुल, जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया यूकैरियोट नहीं होता है। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं, जब भी हम बैक्टीरिया के बारे में लिखेंगे तो जितने भी फीचर प्रोकैरियोटिक के हमें आते हैं उतने हम उसमें लिख सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये न्यूक्लियोइड रीजन होता क्या है? इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब न्यूक्लियोइड रीजन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लिक मटेरियल मिलता है। सेल में, बैक्टीरियल सेल में किसी भी एक जगह, जरूरी नहीं है सेंटर में हो, किसी भी एक जगह न्यूक्लिक मटेरियल कंसंट्रेट हो जाता है और उस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, न्यूक्लियोइड रीजन तो है लेकिन उसको कवर करने वाली कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस की एब्सेंस है? बिल्कुल कह सकते हैं। बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा कि उसमें नहीं पाया जाता? क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक, किसी में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती है। तो जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी बैक्टीरिया में और यूकैरियोट में एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस की जगह क्या है? न्यूक्लियोइड रीजन। इसके अलावा राइबोसोम होता है, बिल्कुल होता है। राइबोसोम जितने भी ग्रीन आप देख रहे हैं सारे के सारे राइबोसोम में बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। इसके बाद प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो है न्यूक्लिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम से अलग होता है। सर्कुलर न्यूक्लिक मटेरियल जो कि क्रोमोसोम से अलग होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड।
इसके बाद अब हमने देख लिया कि कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, इसका मतलब हमारा गोल्गी एपरेटस नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ईआर नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो नहीं है तो सेल का काम कैसे चल रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो बैक्टीरियल सेल में कौन करता है? मिजोजोम। मिजोजोम जो है वो एक्स्ट्रा, आप कह लीजिए एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। अब यहाँ पर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या काम होता है? फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट से। अब कोई जीव है तो मूव तो करेगा ही, तो मूवमेंट का काम कहाँ से होगा? फ्लैजिला से। अगर उस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, कुछ कुछ वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, बिल्कुल होते हैं, उसमें मूवमेंट होता है? नहीं। जिसमें होता है उसमें मूवमेंट होता है। क्या एक ही फ्लैजिला होता है? नहीं। क्या दो ही फ्लैजिला होते हैं? नहीं। एक से लेकर कई सारे फ्लैजिला तक हो सकते हैं और एक भी फ्लैजिला नहीं हो सकता। अब पिली, पिली क्या होता है? अब ये देख रहे हैं आप छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पिली। ये सारे के सारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो पिली कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? जो एक हेयर है उसको कहते हैं पिलस या पाइलस, जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पर पिली है, पिली का काम क्या है? पिली का काम है मूवमेंट का। इसके अलावा पिली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पिली के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही डिपेंड करता है हमारा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पिली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे राइबोसोम तो हमारे पास भी होता है, मतलब यूकैरियोट के पास भी होता है, प्रोकैरियोट के पास भी है, क्या दोनों सेम है? नहीं। जो बैक्टीरिया के पास राइबोसोम होता है दैट इज 70S राइबोसोम। अब 70S की दो सब यूनिट जब हम करेंगे तो एक आएगा 50S एंड आएगा 40S, 40S नहीं 30S। तो 50S एंड 30S हमारे पास सब यूनिट्स आएंगे 70S राइबोसोम के। और जो यूकैरियोट के पास राइबोसोम होता है वो कितना होता है? वो 80S होता है। तो प्रोकैरियोट के पास और बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम होगा वो 70S का होगा। अब हम जान लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन के बारे में। अब मेम्ब्रेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये ब्लैक कलर की, एक ये ब्लू कलर की, एक ये येलो कलर की। तो जो ब्लैक कलर वाली है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी ब्लू कलर वाली है उसे हम कह रहे हैं सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो तो प्लांट्स के पास भी होती है, तो प्लांट के सेल वॉल से बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट कैसे हुई? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और इसमें क्या एब्सेंट होता है? इसमें सेलुलोज नहीं होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। और प्लांट की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। तो यहाँ पर सेलुलोज जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होगा लेकिन बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। इसके बाद जो येलो जो हमारा लेयर है वो क्या है? वो है आपका कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? ये एक स्लाइम लेयर होती है, स्लाइमी लेयर। अब स्लाइमी लेयर का काम क्या होता है? स्लाइमी लेयर जो है वो आपको ये बैक्टीरिया को स्टिक करने में हेल्प करती है। बैक्टीरिया कहीं भी स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है जाके। एंड सेकंड काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को ड्राई नहीं होने देती। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो मर जाएगा, तो ड्राई नहीं होने देती है। तो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ही देखें तो फिर आपका आधा काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप उसका जनरल ओवरव्यू जितना भी यहाँ पर बताया गया है वो आप आराम से बता सकते हैं। तो इस डायग्राम को बनाना नहीं बनाना, लेकिन अपने दिमाग में एक बार जरूर ऐसे चिपका के रख लेना कि ताकि आपको जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ना भूलें। तो इसी में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या जनरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया ने यहाँ पर क्या है? सबसे अंदर हम आ जाते हैं। सबसे पहली बात ये प्रोकैरियोटिक है, तो जितने भी आपको प्रोकैरियोटिक के फीचर आते हैं सारे लिख दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरिया का न्यूक्लिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में। इसके बाद इसमें राइबोसोम होता है, इसके बाद इसमें प्लाज्मिड भी होता है। इसके बाद क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी एपरेटस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका काम कौन करता है? मिजोसोम करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब इसमें फ्लैजिला हमें दिख रहा है। कई बार बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। अब जिनमें होते हैं क्या उसमें एक ही होता है? नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पिली। पिली जो होती है वो भी मूवमेंट में हेल्प करती है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? हाँ होती है। सेल वॉल होती है? हाँ होती है। कैप्सूल होता है? हाँ होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। कैप्सूल किस काम आता है? स्टिकी लेयर होती है, किस काम आती है? ड्राई नहीं होने देती और स्टिक करके रखती है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया अपने बैक्टीरिया के बारे में जो जनरल चीजें होती हैं। आपको कभी कभी बैक्टीरिया से रिलेटेड एक और टर्म मिल जाएगा, दैट इज एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर क्या होता है? एंडोस्पोर आप एक लेयर कह लीजिए। अगर कोई हार्श कंडीशन होती है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये एक्सपोज हो गया, इस पे
सूरज से आने वाली यूवी रेड्स पड़ रही हैं, तो इसके लिए तो खतरनाक हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है, सेल के अंदर ही न्यूक्लिक मटेरियल को बचाने के लिए सेल बैक्टीरिया जो है वो एक मटेरियल प्रोड्यूस करता है और आपकी एक लेयर बना देता है एंडोस्पोर की। अब यहाँ पर एंडोस्पोर की एक लेयर बन गई, तो धीरे धीरे यूवी रेज जो है वो इसको डैमेज कर रही है, लेकिन वो एंडोस्पोर को डैमेज नहीं कर पाई। अब एंडोस्पोर को डैमेज नहीं कर पाई, तो जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो दोबारा से ये जो हमारा सेल है ये दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगा और रीग्रो हो जाएगा, जो भी आप कहना चाहें। अब जो है एंडोस्पोर को कभी भी लेयर के साथ मिक्सअप मत करना, इसीलिए मैंने इस चीज को अलग से बताया है। क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है? अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मन किया तो पूछ लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, फन फैक्ट है, याद रखिए, अच्छा लगेगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, कई बार वीडियो पीछे करके आगे दोबारा देखनी पड़ेगी, लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही गौर से पढ़िएगा, क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर से ही 12 नंबर के, 10 नंबर के, 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप बहुत गौर से देखिएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।